जो जानवरों की डॉक्टरी है ना, वो शौक नहीं है, वो तो प्रोफेशन है। लेकिन ये जो है फन रक्स, ये मेरा शौक है, फर्स्ट लव। फिल्मों में रक्स वगैरह देखा तो फिल्म स्टार कुक्कू ने मुझे बहुत अपील किया। फिर मैंने उसको देख के उसकी नकल उतारनी शुरू कर दी और डांस करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल, जो फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल होता 1961 में, तो हम दोनों ने डांस। बस ये जी लगन होती है इसका, आपको कुछ नहीं चाहिए, ना कोई मुआवजा, ना कोई पैसे, ना कोई, ये बस एक दिल में लगन होती है, वो बंदे को दूर तक ले जाती है। जब तक आप क्रेजी नहीं होंगे किसी चीज़ के, हम तो कुछ नहीं कर। पाकिस्तान की इमारत में, इसके किले में, इसकी बुनियादों में मेरे बच्चे का लहू शामिल है। इस बात पर मुझे बड़ा फ़ख्र है। When I found out that Dr. Fakir Hussain Saga was actually a veterinary doctor, I was amazed. आप पूछेंगे क्यों? भी मैंने तो उसको एज ए डांसर देखा हुआ है ना। वाह वाह वाह, superb dancer, and then a veterinarian. It was just too funny. And Saga was such a brilliant talker. You went too soon. You really went too soon. Dr. Fakir Hussain Saga. सागा साहब, कौन सा शौक पहले है, रक्स का या जो आप करते हैं, और वो क्या है, जानवरों का इलाज, वेटनरी डॉक्टर, राइट? दोनों में से पहला शौक कौन सा था? वो जो जानवरों की डॉक्टरी है ना, वो शौक नहीं है, वो तो प्रोफेशन है। लेकिन ये जो है फन रक्स, ये मेरा शौक है, फर्स्ट लव। बाकी जब मेरी शादी हुई तो आई टोल्ड माई वाइफ कि मेरा सबसे पहला जो शौक है, मोहब्बत है, वो फन रक्स से है, तुमसे नहीं। तो इफ़ यू वांट टू फॉल इन लव विद मी, तो सबसे पहले आपको रक्स को बुरा ना समझना, क्योंकि मेरे वालिदैन मुझे बहुत मना करते थे, मुझे मार भी पड़ा करती थी, लेकिन मैंने फिर वो रक्स करना नहीं छोड़ा। इट इज़ लाइक ए पेंचेंट, ऐसे कहें जैसे फैसिनेशन और इनफैचुएशन। एक दफ़ा हमीद अहमद खान थे, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, जी जी, उन्होंने मेरे मुंह पे कहा था कि मिस्टर सागा, यू हैव ए पेंचेंट फॉर डांसिंग। तो वो जो लफ्ज़ पेंचेंट है, वो अभी तक आपको भूला नहीं। बताइए फिर, इतना जो आप कह रहे हैं पैशन है और आपको इश्क है, और आपने अपनी बेगम से भी कह दिया, ये शुरू कैसे हुआ? ये सागा को पता कैसे चला कि मेरे जिस्म में रक्स कैसे कोई ना कर कोई, गया? हाँ कुछ है, और मैं बात यह है मुनीज़ा साहिबा के, जिस बंदे ने जो कुछ बनना होता है या खुदा ने जो बनाना होता है, वी आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी, वो कुछ ना कुछ बन ही जाता है। जैसे इमरान खान है, वसीम अकरम है, मियां दाद, अगर ये मैच ना खेलते तो क्या होता, बड़ा नुकसान होता मुल्क को, बिल्कुल दुनिया को, बिल्कुल। जी हाँ, इसी तरह जब मैं कुछ काम करता था तो मेरे वालिद जो थे ना, वो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो बहुत सख्त किस्म के मुसलमान थे, जिस किसी हद तक अपने कह सकते हैं फैनेटिक। तो जो भी कोई बात वो देखते थे गैर इस्लामी, वो मुझे मना करते थे। मैंने स्विमिंग शुरू की तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा ऐसा ही है जैसे बंदा मतलब बगैर कपड़ों के। अगर मुझे स्विमिंग पे मना ना करते तो हो सकता है मैं मार्क स्प्लिट्स की तरह ओलंपियन स्विमर ही बन जाता। फिर मैंने वो स्केचिंग शुरू की, तोते चिड़ियाँ, कभी खूबसूरत सी औरत कोई कश्ती पे बैठी जा रही है, चाँद निकला हुआ है, ऊपर बादल छाया हुआ, तो मेरे वालिद मोहतरम किबला मरहूम उसको फाड़ दिया करते थे कि इनमें जान कौन डालेगा। अगर मैं वो स्केचिंग ही करता रहा, बनाता रहा, तो मैं हो सकता है और कुछ नहीं तो सात कहने की तरह मशहूर हो जाता, नॉट टू टॉक अबाउट पिकासो और लियोनार्डो डा विंची। लेकिन फिर जब मैंने कोई ऐसी गार्डनिंग शुरू की तो मेरे वाले साहब ने कहा ये वक्त ज़ाया करता, पढ़ता नहीं है। असल में मैं माँ बाप का बहुत चहीता बेटा था। हमारे फैमिली में औलाद होके फौत हो जाती थी, मेरे 2-3 भाई और बहनें फौत हो चुकी थी, मैं बचा। बल्कि मेरी आमद की इतला पहले ही किसी बुजुर्ग ने मेरे वालिद को दी थी कि एक आपके लड़का पैदा होगा, उसके चारों तरफ मोटरें गाड़ियाँ फिरेंगी, मोटर गाड़ियाँ फिरती हैं, चाहे मेरे पास नहीं, तो वो उसका नाम फ़कीर हुसैन रखना। तो वो बिशारत मेरी वो हुई, मैं फ़कीर हुसैन मेरा नाम रखा, हम्बल नेम। फिर मेरा भाई एक और पैदा हुआ, उसका नाम खादिम हुसैन रखा, तीसरे का नाम वज़ीर हुसैन रखा। उनकी तरक्की होती गई। तो मेरे नाम में ऐसी फ़कीर वो आए है, फ़कीर आना, कहते हैं ना, फ़कीरा फ़कीरी दूर है जितनी की लंबी खजूर है, चढ़ जाए तो प्रेम रस, गिर जाए तो चिकनाचूर है। तो मैं वो फ़कीर ही हो गया हूँ, मेरी आदत ही फ़कीर आना मलंग है, कोई मुझे कुछ कह ले मैं माइंड ही नहीं करता। तो इस तरह जब मैंने रक्स शुरू किया तो मैं कॉलेज में आ चुका था, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज 53 में मैंने वहाँ दाखिला लिया, मैट्रिक मैंने पास किया अच्छे नंबरों में। तो जो जिस स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया मुजंग में है कॉर्पोरेशन हाई स्कूल, उसने बड़े बड़े जीदार लोग पैदा किए हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े पढ़े लिखे दानिश्वर। तो वो जब मैंने फर्स्ट डिवीज़न ली तो हेडमास्टर ने कहा मेरे वाले साहब को, ये बहुत अच्छा लड़का, लाइक है, इंटेलिजेंट है, इसको मेडिकल ले दो।
तो मुझे वो मेडिकल ले दिया। अच्छा। मैं वो असल में ऐसा था कि मेरी साइकोलॉजी के मैं मुर्गी ज़बह होती देख के जैसे घबराते बेहोश थे? होता था, खून देख कर डरता था। आर्टिस्टिक जरासीम थे जो कि हमारे वालिदैन अक्सर मेरे वालिदैन क्या पाकिस्तान में अक्सर वालिदैन नोट नहीं करते, नोट भी नहीं करते बच्चों और को पसंद भी नहीं करते। बच्चों को पैदा होते कहते हैं कि ये इंजीनियर बनेगा, ये इंजीनियर, डॉक्टर डॉक्टर, बनेगा। आर्किटेक्ट वगैरह। तो फिर मैं जब कॉलेज में गया तो थोड़ी सी हवा लग गई, फिल्में देखने शुरू की। टीवी तो अंदर में हाँ, होता टीवी नहीं में था, था, हाँ। फिल्मों में रक्स वगैरह देखा तो फिल्म स्टार कुकू ने मुझे बहुत अपील किया। अच्छा। फिर मैंने उसको देख के उसकी नकल उतारनी शुरू कर दी और डांस करना शुरू कर दिया। ये तो तन्हाई में करते होंगे जी अगर हाँ। आप बता फिर रहे हैं कॉलेज कि के एक आपको प्रोफेसर ने मुझे नोट किया कि कहीं मुझे मेरी हरकत उसने कहीं देखी होगी, तो उसने कहा तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। हाँ। मेरा नाम ही लड़कों ने मिस्टर फ्लेक्सी रख दिया था। जब मैं स्विमिंग पूल पर डाइव करता था यूं जाता था ना। अच्छा। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है मेरी। एक उंगली में है, एक उंगली में 3 हड्डियां होती हैं, इनको हम होती तो कहते हैं एक- फेलेंजीज। हाँ, तीन। अब देखिए मेरी इस तरह ये करता हूँ कि लगता ही नहीं हड्डी है। ये तो बात तो ठीक लचक थी। उन्होंने जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे कहा भाई आप मिस्टर फ्लेक्सी। रक्स करें, आप बहुत कामयाब होंगे। अच्छा। उनका नाम इकराम भट्ट था, पता नहीं इस दुनिया में है भी या नहीं। उन्होंने मुझे पहला प्रोग्राम एफसी कॉलेज में जब मैंने स्टेज पे किया सपेरा नाच, हाँ। तो कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर यूइंग, जिनके बाप के नाम पे ये यूइंग हॉल रखा बना, गया, जी, बिल्कुल। उन्होंने मुझे आकर बड़ी शाबाशी दी और कहा कि कंटिन्यू इट, तुम कभी भूखे नहीं मरोगे, रक्स करते रहो। कितनी गलत बात थी उन्होंने कही कि आप कभी भूखे हाँ, नहीं बनेंगे। और उन्हें पता नहीं था ना कि बर्खास्त बनेगा क्या फन रक्स के साथ सुतीली माँ का सलूक होगा। हाँ। मैडम ये मैं बताना चाहता हूँ कि फन रक्स जो है ना, ये सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स की माँ है। इट इज़ मदर ऑफ ऑल द परफॉर्मिंग आर्ट्स। माइम, ओपेरा, म्यूजिक, ड्रामा, कठपुतली का तमाशा, सब कुछ इसी से इमेनेट हुआ, इसी से निकला है। और हमारे मुल्क में इससे सुतीली माँ का सलूक होता है। जो कोई रक्स करता है उसे लोग अजीब अजीब बातें कहते हैं जो मैं टीवी पे आपको नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आपको कायम रखा और मैं पढ़ता गया, मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। मेरा अपना ख्याल है कि सारी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा भी कोई इतना पढ़ा लिखा डांसर नहीं होगा। मैंने इसलिए मैं पढ़ता रहा कि ताकि मुझे भूखा ना मरना पड़े। मेरा आई कैन अर्न माय ब्रेड एंड बटर ऑन। आप प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, पढ़ा रहे हैं। ये बताइए कि जब आपने ये रक्स शुरू पब्लिकली रक्स शुरू किया तो आप ये मुझे बताएंगे कि आपके वालिदैन को नहीं पता लगा? वालिदैन को मेरे जो पता लगा वो बड़ी अजीब सी बात है। आपको कैसे पता लगा जब उनको पता लगा? मैंने वो जब शुरू किया ना रक्स करना तो मेरी मशहूरी हो गई। मुझे कॉलेज से निकल के दूसरे शहरों में मुख्तलिफ जगह जाना पड़ता। मतलब मैं माउंटगोमरी में जब गवर्नमेंट कॉलेज था मौजूदा साहिवाल वहाँ डांस किया, तो वहाँ जो प्रिंसिपल थे असगर अली, वो हर साल कॉलेज में एक कल्चरल शो करवाया करते थे। उसकी आमदन से वो बाग पे लगाया करते थे पैसे। उनकी बीवी इंग्लिश थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने वहाँ डांस किया, उन्होंने आके मुझे शाबाश दी। अक्सर लोग मुझे शाबाश भी दिया करते थे, घर से थोड़ी सी मार पड़ती थी तो मैं बर्दाश्त कर लेता था, क्योंकि मैं काफ़ी ढीठ वाक़या हूँ। मैं बस इधर से सुनता था, उधर से निकाल देता था। डांस करना मैंने नहीं छोड़ा। हमारे घर में एक लिफाफा आया हल्दी का, हाँ। उसमें हल्दी लिपटी हुई थी, उसमें तस्वीर थी मेरी और नीलो की। एक फ़िल्म बनी थी लुक्कड़ मीटी, हाँ। जो कि पंजाबी फ़िल्म थी और उसको बनाया था वली मोहम्मद खान ने। उसमें असलम परवेज़ मरहूम हीरो थे, मुसर्रत नज़ीर हीरोइन थी। उस फिल्म में मुझे मेरी टीचर जो मुझे मिली मदाम आजूरी, शी डाइड फ्यू ईयर्स अगो एट द एज ऑफ 92। वो पाकिस्तान की सबसे पहली डांस टीचर थी, डांसर थी। 1930-36 में मद्रासी फिल्मों में हीरोइन आया करती थी मदाम आजूरी। शी वॉज ए क्रिश्चियन लेडी। तो उन्होंने मुझे सिखाया, न सिर्फ उन्होंने मुझे डांस सिखाया बल्कि ज़िंदगी की मुश्किल राहों पे चलना भी सिखाया। उन्होंने मुझे अंग्रेज़ी सिखाई। मैं जो 2 लफ्ज़ नहीं बोल सकता था, आई यूज़ टू स्टटर एंड मटर एंड नेवर आई यूज़ कुड अटर, नाउ आई टॉक इम्प्रॉम्प्टू अनप्रीमेडिटेटेड। और लोग मुझे कहते हैं आप बहुत बोलते हो, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई राज है। मैं आपको बताऊंगा मैं बोलता क्यों हूँ। मैं किसी का कुछ लेता तो नहीं हूँ, बोलता हूँ अपनी ज़ुबान से, अपनी एनर्जी लगाता हूँ। और वो लिफाफे जब आया तो मेरे इसमें शायद वो तस्वीर पड़ी हो, तो मेरे वालिदैन ने वो बड़ा बुरा मनाया। ये तस्वीर है, इसमें हल्दी भी लगी हुई है अभी तक। अच्छा। ये नीलो के साथ मेरी तस्वीर है। अच्छा। ये रसाला है 1959। अच्छा। अंदाजा लगाएं कितनी देर पुराना है। ये तो आपने अपनी उम्र भी बता दी। चलिए, उसमें लिखा हुआ है मुझसे अच्छा तो मेरे बलम ही नाच लेते हैं। अच्छा। और ये नीलो के साथ तस्वीर है। ये एक अच्छा तस्वीर है, ये घर में मारा के साथ। ये घर में आ गया। शमी मारा और मैं भी डांस करते रहे हैं इकट्ठे। मैडम मंजूरी की शागिर्द थी तो हम इकट्ठे पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल, जो फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल होता 1961 में, तो हम दोनों ने डांस किया। ठीक है। अब ये घर में लिफाफा आया तो फिर बताएं ना क्या हुआ। फिर मेरे माँ बाप ने मुझे मारा। मेरी माँ ने तो सीना पेटना शुरू कर दिया कि मेरा मुंडा फिल्मा च नचदा है। तो मेरे वालिद को बुलाया, फिर उन्होंने मुझे लोहे की तार से मारा, जो कि वो उसमें हुक्के में फेरते हैं ना, बार्ब्ड वायर। तो मेरे जिस्म पे यूं निशान थे जैसे मच्छरों ने एक लाइन में काटा है। तो फिर वो और मेरे फ़न को जिला मिली। फिर मेरा किसी ने आर्टिकल, फकीर हुसैन साहब का बाज नहीं आया?
हाँ, फिर मैंने मेरा किसी ने ये इंटरव्यू छापा 1960 में, ये मेरा पहला फुल फ्लेज इंटरव्यू था। उसके बाद तो मेरे इंटरव्यू आपके सामने मैंने खुद भी लिखा हुआ है, आपको पता ही है। ढेर लगा हुआ है, इसमें चाइनीज़ में, फ्रेंच में, जर्मन में, नॉर्वेजियन लैंग्वेजेस में। हत्ता कि पिछले दिनों मैं इंडिया गया तो वहाँ हिंदी में मेरा फुल फ्लेज इंटरव्यू है जयपुर में, जयपुर राजस्थान पत्रिका में। ठीक है। मैं 1937 में 1937 में जलंधर में पैदा हुआ, 27 दिसंबर को। मैं कैप्रिकॉर्न हूँ बाय द साइन ऑफ द ज़ोडिएक, जैसे लोग आमतौर पे स्टार पूछ लेते हैं। स्टार तो होते हैं ना, नेपच्यून और प्लूटो और मार्स, ये साइन ऑफ द ज़ोडिएक 12 हैं। मुझे आप ये बताइए कि एक तरफ रक्स, फ्लेक्सिबिलिटी, खूबसूरती, नरमी, मौसीकी, हर चीज़ जिसे कहते हैं एक बिल्कुल खामोश, दूसरी तरफ डॉक्टरी, वेटनरी डॉक्टरी, जानवरों के साथ काम करना, सख्ती, और एक तरह से उसमें कोई नरमी नहीं है, उसमें कोई खूबसूरती नहीं है, क्या है? तो ये दोनों का मिलाप कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है। असल में जिस आदमी जिस चीज़ में कल्मिनेट कर ले उसे वो खूबसूरत नजर आती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं वहाँ गया क्यों। मेरे माँ बाप ने फ़ौरन मुझ पर पाबंदी लगा दी, हुक्का पानी बंद हो गया, तो मुझे फीस बंद हो गई। फिर उन दिनों में एक अखबार में इश्तिहार आया कि जो लोग FSC मेडिकल हैं वो हमारे वेटनरी कॉलेज में दाखिला लें। वो उनकी स्कीम ये थी कि वो FSC वालों को लेना चाहते थे, और वो जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो प्रिलिमिनरी सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, बेसिक साइंस, वो बंद कर दिया। तो वो मुझे 60 रुपये वहाँ से स्कॉलरशिप मिलता था। मैंने स्कॉलरशिप पे ये पढ़ गया। मुझे लोग डॉक्टर सागा कहते हैं, मैं हूँ डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। तो ये मैंने कर लिया, लेकिन चूँकि मैं वो ज़रा ज़्यादा तबीयत में नफासत थी, नज़ाकत थी और डांस में, तो मैं प्रैक्टिस नहीं की। आपको प्रैक्टिस मैंने प्रैक्टिस वेटनरी की नहीं की, आपको सुन के हंसी आएगी। मैंने 2 जानवर जिंदगी में ट्रीट किए। पहले तो उनको मैंने कहा कि आप ना करें, मैं अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन वो ना माने, और दोनों फौत हो गए, दोनों मर गए। जानवर क्या थे? प्रैक्टिस नहीं की, क्लिनिक नहीं खोली। अच्छा। लेकिन मैं ये जो है डांस इसको बहुत ज़्यादा किया, और वेटरनरी कॉलेज में मैं पढ़ाने पर लगा। आई टॉट एनाटॉमी विच इज़ बेसिक साइंस, इट इज़ द साइंस ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, कि जिसमें बोन्स क्या है, ब्लड कैसा है, तो वो मैं पढ़ाता हूँ। और पढ़ाता भी मैं ऐसे हूँ कि वो मेरे कॉलेज के जो लड़के लड़कियाँ वो मुझ पर आशिक हैं। बस आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हमारे एनाटॉमी में एक्शंस होते हैं जो कि बोन्स और मसल्स मिलकर करते हैं, उनका नाम है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सरकमडक्शन, रोटेशन वगैरह। अब मैं ज़बानी बोल दूं तो लड़कों के ऊपर से गुजर जाता है। अच्छा, आप करके दिखाते हैं? इसको मैं करके दिखाता हूँ। ये है एक्सटेंशन, वी एक्सटेंड द 2 एंगल, दिस इज फ्लेक्शन, ये एबडक्शन है, बाहर चले जाते हैं, एडक्शन, ये रोटेशन है, और ये रोटेशन है ऑन द लॉन्ग एक्सिस, और ये सरकमडक्शन है अकॉर्डिंग टू द सर्कमफ्रेंस, और ये टेंशन। तो बड़े खुश होते हैं। फिर मैं पढ़ाते पढ़ाते, और जब क्योंकि आर्टिस्टों के साथ, मौसीकारों के साथ रहते हैं, तो तबीयत में जुगत बंदी भी आ गई है। वो रिपार्टी, हाजिर जवाबी, उसे मैं पढ़ता हूँ, हेलो, हाय हाय हायोग्लॉसिस, आप तो बड़ी स्टाइलिश लग रहे हैं, स्टाइलोग्लॉसिस, यार तुमने तो बड़ी टाई लगाई हुई है, तुम तो बड़े जीनियस हो। जीनोग्लॉसिस, हायोग्लॉसिस, हायोग्लॉसिस, जीनोग्लॉसिस आर द 3 मसल्स ऑफ द टंग। तो अच्छा, आप सिखा रहे हैं। अच्छा, बस पढ़ाते पढ़ाते लतीफ़े भी होते रहते हैं। कभी मैं चाइना गया तो माओ ज़ेतुंग की बात, कभी किम इल सुंग की, कभी चू एन लाई की, कभी ताजमहल आगरा, कभी नियाग्रा फॉल। जो आदमी वेल ट्रेवल्ड हो, इमेंसिपेटेड हो, और उसके अंदर बोलने का जज्बा हो, कॉन्फिडेंस हो, तो वो लोगों को मसरूफ़ रखता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक स्टाफ मेंबर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसको मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनवाया था, वो मेरे खिलाफ हो गया। मैंने उसको एक फेवर की, तो फेवर की वजह ये थी कि आई लॉस्ट माई सन इन द एयर क्रैश अबाउट 10 years ago। जिगर मेरा कटा हुआ है, सामने मैं आपके हंस रहा हूँ, ऑडियंस के सामने लोगों को खुश करता हूँ, लेकिन अंदर से मैं बुझा हुआ हूँ। तो मैंने उसको अपनी जगह पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनवा दिया। ठीक, मैं टाइम पे वक्त पे नहीं जाता, रात को मियाँ बीवी रोते रहते थे, सुबह देर से पहुँचे। तो मेरे प्रिंसिपल डॉक्टर अजमल थे, उन्होंने कहा सागा साहब आप लेट आते हैं। मैं कहा जी मैं कॉलेज में नहीं रहता, दूर से आता हूँ, प्रॉब्लम ऐसी है, जाने में टाइम लग जाता है। आप इन शख्स को, डॉक्टर नवाज उनका नाम, उनको मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनवा दिया। उन्होंने मुझे दूसरे दिन पूछना शुरू कर दिया, आप लेट आए हो। मैं कहा जी मैं लेट इसलिए आया कि मैंने आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनवाया। फिर मैंने वो काफ़ी पढ़ा है, बुल्ले शाह, वारिस शाह, ख्वाजा फरीद, बीइंग ए पंजाबी, आई एम वेरी मच पंजाबी। वो है एक नीचां दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुस्सा जख्माया, नेका नाल जे नेकी करिए नस्लां नहीं भुलाते। वो अपनी आने वाली नस्लों को भी बता देते हैं कि फलां शख्स ने मुझ पर नस्लां नहीं भुलाते, बुरियां नाल जे नेकी करिए उल्टा ज़ोफ़ पहुँचाते। तो मैं 8-10 साल उन साहब ने मुझे पढ़ाने नहीं दिया। तो मैं वो उसको कहते हैं
जैसे कहते हैं ना, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ ब्राइट बॉर्डर। इस टाइम को मैंने इस्तेमाल करते हुए ये काम दिखाया जो कि 14 करोड़ हमारी आवाम में से किसी ने नहीं किया, ना किसी ने सोचा। मैंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है पंजाब के लोक रक्स। अच्छा। और इसको अल्लामा अवार्ड, इकबाल अवार्ड मिला है, अल्लामा इकबाल अवार्ड। मेरी इसमें तस्वीर है बायोडेटा के साथ। तस्वीर जरूर तुम्हें दिखानी होती है। अच्छा जी। और इसमें इसको 30,000 रुपया इनाम मिला। माई बुक वॉज डिक्लेयर्ड टू बी द बेस्ट रिटन अबाउट पंजाब ड्यूरिंग 96-97। एक किताब 4 किताबों को अवार्ड मिलता है। मुझे मालूम है। सबसे तो जो फिर आपने ये हाँ, जिसके साथ सबसे ज्यादा पैसे हैं वो अल्लामा इकबाल अवार्ड है। 30,000 की बजाय 50,000। चलो ये मुझे बताएं सागा कि आप खुद भी कह रहे हैं, अपनी जुबान से भी कह रहे हैं कि रक्स के साथ हुकूमत ने भी और शायद अवाम ने भी किसी हद तक शायद अपनी नादानी में सौतेली माँ का सलूक किया। No doubt, आपके घर वालों ने भी इस बात को कुछ ज़्यादा सराहा नहीं, लेकिन आपके अंदर वो लगन और आपके अंदर मैंने ये देखा है कि वो एक आग जो है, वो जुनून जो है, आपने भी जिसे पंजाबी में कहते हैं खेड़ा नहीं छड्डा, पीछे लगे रहे आप। हालांकि लोग कहते हैं कि चलो यार इसको तो छोड़ो, दफा करो। क्यों पीछे नहीं छोड़ा? बस ये कुदरत, जब कुछ मिलना भी नहीं, एक जमाना था जब लगता था कुछ मिलेगा भी नहीं, कहीं आगे भी नहीं जाना। मुझे प्राइड परफॉर्मेंस ही 25 साल इंतजार करने के बाद मिला। तो फिर क्यों? बस ये जी लगन होती है इसका। आपको कुछ नहीं चाहिए, ना कोई मुआवजा, ना कोई पैसे, ना कोई ये, बस एक दिल में लगन होती है। वो बंदे को दूर तक ले जाती है। जब तक आप क्रेजी नहीं होंगे किसी चीज़ के, हम कुछ नहीं करता। न्यूटन कितना क्रेजी था, बैठा बैठा सोचता रहता था और हंडिया में वो भाप से ढकना उड़ जाता, उसका पता नहीं चलता था। तो इसी तरह लोगों ने क्रिएट की हैं बड़े बड़े साइंसदान। न्यूटन ले लें, एवोगैड्रो ले लें, बॉयल ले लें, सब ने। वो एक आदमी तो बाथरूम से नंगा ही बाहर भाग गया था कि मैंने पा लिया, वो ग्रेविटी वाला। तो इस तरह ये लगन है जो बंदे से ऊपर ले जाती है, ट्रांसेंड कर जाता है। वो इंसान नहीं रहता। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। ये बात तो ठीक है। ये रक्स एक ऐसा फ़न है जो अकेले करने में शायद इतना मज़ा ना आता हो, आपके सामने कम से कम कोई चाहने वाले, देखने वाले, सराहने वाले, तारीफ़ करने वाले हों। लेकिन बहुत सालों तक ये पाबंदी रक्स पर रही और लिहाजा आप पे भी रही। तो उस वक्त आपने अपने आप को कैसे समझाया? मैंने इसके लिए बड़ी स्ट्रगल की। हमारे दोस्त हैं, आप टीवी के MD भी रहे हैं, ज़िया जलंधरी साहब, वो अफजाल साहब जो आजकल बीमार हैं, अफजाल ड्रामा जिसको अफजाल चिट्टा भी कहते हैं, उनके घर में पार्टी थी। रूही बानो वगैरह को पहली दफ़ा टीवी ने अवार्ड दिया था। उसमें मैं भी वहाँ गया हुआ था। अफजाल साहब की फरमाइश पे मैंने वह रक्स किया। तो ज़िया जलंधरी साहब की मौजूदगी को एक्सप्लॉइट करते हुए मैंने उन्हें कहा कि अगर रक्स पे पाबंदी है, जनरल ज़िया का दौर था, तो चलें औरतों पे पाबंदी होगी, ये आदमी तो कोई पाबंदी नहीं। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। ही रोट लेटर्स टू ऑल द TV स्टेशंस के डॉक्टर सागा का बुला के आप डांस करवाएं। तो मेरे पास वो TV वाले आए 1963 में। तो मैं अगस्त में परफॉर्म करने के अमेरिका जा रहा था। मैंने वहाँ ह्यूस्टन, बॉस्टन, मैसाचुसेट्स, वेन स्टेट यूनिवर्सिटी मिशिगन में लेक्चर किए, डेमोन्स्ट्रेशन दी, बहुत मैं वहाँ फिरा। तो वो उन्होंने फिर कहा, तो फिर मैंने बताया कि मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ, तो अगले साल आप डांस करवा लें। फिर उन्होंने दूसरे साल 1984 में मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया भंगड़ा, और मैंने एक मोर का डांस भी रिकॉर्ड करा दिया, जो बाद में लगा उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मोर के डांस की वजह से मेरी बहुत पब्लिसिटी हो गई, क्योंकि वो लगता बहुत अच्छा है। हालांकि मैंने जो ट्रेनिंग ली हुई है, मैं आपको बताना चाहता था कि आई एम द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ गुडविल रिलेशंस बिटवीन द 2 कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान। मुझे 1963 में प्रोफेसर हुमायूं कबीर, जो कि बहुत बड़ी शख्सियत थी तहरीक आज़ादी में, उनका नाम बहुत मशहूर है, मौलाना आज़ाद के साथ भी रहे, मिनिस्टर फॉर कल्चर अफेयर्स इन इंडिया। तो दे इनवाइटेड मी, क्योंकि किसी ने मेरा रक्स यहाँ से देखा था किसी डेलीगेशन के साथ, तो मेरी मशहूरी वहाँ पहुँची, उन्होंने मुझे इन्वाइट कर लिया। तो मैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन न्यू दिल्ली, आज़ाद भवन में उनका दफ्तर है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं 1 साल पूरा 63-64 वहाँ से कथक स्टाइल ऑफ क्लासिकल डांस सीखा पद्मश्री शंभू महाराज से। आई शुड टच माई ईयर। वहाँ भारतीय कला के अंदर बहुत बड़ा स्कूल है, तो वहाँ मैंने कथक का ये रक्स वहाँ सीखा, और साथ साथ मैंने भरतनाट्यम भी सीखा, जो कि इंडियन टेम्पल डांस है गंधर्वा महाविद्यालय में। तो फिर ये मैं कथक का तो मैं माहिर हूँ, लेकिन ये जो मैंने इस्लामी समिट कॉन्फ्रेंस पे 45 हेड्स ऑफ द स्टेट्स के सामने रक्स जो किया, रक्स ताऊस मोर नाच, वो बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद मेरी पहचान ही मोर के रक्स से हो रही है, बल्कि मेरे आइडेंटिटी, मेरे वो विजिटिंग कार्ड पे भी मोर बना हुआ है। मोर इस्लामी परिंदा है, शायद इसलिए लोग बहुत पसंद है। ये बताएं सागा कि जब ये आपका एक जुनून है, आपका एक शौक है, और आप इस पे डांस भी करना चाहते हैं, कभी कोई इसको जब बुरा कहता था या आपको कहता था या आपके इस काम को कहता था, तो क्या महसूस होता था? बस मैं समझता था कि ये लोग, मैडम, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सलीब पर लटकाया गया,
तूने यही कहा था, गॉड दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो मैं यही हज़रत ईसा को फॉलो करते हुए अलैहिस्सलाम मैं यही कहता हूँ कि ये इनको पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं, मैं इधर से सुन के इधर से उड़ा देता हूँ। अगर मैं उनकी बातें बर्दाश्त करूँ तो मैं तो बहुत जल्द मर जाऊँ। मैं अभी तक ठीक ठाक हूँ, आई एम 64 बट आई स्टिल डांस। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपके ईद शो पे टीवी पे डांस किया। अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं आपको ये गोश गुजार करना चाहूँगा इस मौके को एक्सप्लॉइट करते हुए कि टीवी पे सबसे पहला डांस मैंने टीवी पे किया 1964 में सितंबर में। सबसे पहला डांस टीवी पे मेरा था और सबसे आखिरी भी मेरा है कुछ दिन पहले। जब ऐसी बातें ना किया करें। नहीं, बट आई मीन के सो फार आखिरी डांस भी मेरा है। तो टीवी वाले फन रक्स को अवार्ड्स क्यों नहीं देते? मैंने बड़ी दफ़ा लिखा, अरबाब इख्तियार जो टीवी के हैं वो प्लीज़ नोट करें कि रक्स जो है ना, इसके साथ आप भी बेहतर सलूक करें, बाकियों की तरह ना बने। फ़न रक्स को भी कोई अवार्ड, मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे रक्स करते हुए 50 ईयर्स हो गए, पहले 52 में, अब देख लें, 50 साल कर हो लें। गए। हाँ बिल्कुल। और लेकिन ये मैंने ये कुर्बानियाँ भी दी, ये वैसे नहीं मैं बन गया। मैंने आज तक मनीषा साहिबा एक सिगरेट नहीं पिया। मुझे डब्बियों की डब्बी, कार्टन का कार्टन लोग ऑफर करते हैं, मैं नहीं। तो सागा साहब ये कोई अच्छी आदत तो नहीं है। मैं सिगरेट नहीं पीता, इसलिए मैं जवान हूँ। फिर यह है कि मैं मेरे कोई स्कैंडल नहीं बनी 50 ईयर्स में। मेरी बेगम साहिबा मेरी शराफत की कस्में खाएंगी। ये बताइए कि आम तौर पे जिस आदमी को इतनी ज़्यादा लगन हो या जो इतने इस काम में महारत हासिल करता हो, तो उसकी फिर आगे कभी कभी वो अपनी औलाद को भी उसी काम में ट्रेनिंग देता है। जी, मेरे सारे बच्चे अच्छा मेरे साथ मिलकर थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, मेरी बेटी अमेरिका में है। अच्छा, ये मैं इकट्ठे कर रहे हैं क्लासिकल रक्स। अच्छा। और लेकिन ये चूंकि लोग बुरा बनाते हैं बच्चों के, शादियों का भी इरादा था, तो फिर मैंने बच्चों को प्रोफेशनल नहीं बनाया। अच्छा। वो सिर्फ मेरे साथ शामिल हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि डैडी हम आपके लिए, फर्ज करें मैं अमेरिका जा रहा हूँ या स्कैंडिनेविया। आई हैव बीन टू 48 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अच्छा। सबसे पहले कई जगह मैं पहुंचा हूँ जहाँ आज तक किसी पाकिस्तानी ने डांस नहीं किया। फॉर एग्जांपल नॉर्वे, ये सारे मेरे जो पढ़े हुए हैं, कोई फ्रांसीसी में है, कोई जर्मन में, कोई टर्किश में एक बड़ा शानदार मेरा ये फ्रेंच में है, मी एंड माई वाइफ। मैं अपनी वाइफ को भी कहा कि मेरे साथ थोड़ा सा शामिल हो जाओ, फिर कुछ नहीं जाता। तो हम दोनों ने बैरूत में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, जहाँ मैं MSc करके आया हूँ, दिस इज माय ग्रेजुएशन रिंग, आई एम MSc फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत इन एनिमल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो है ग़िज़ाइयात। आप देखें ये गाय, ये भैंस, ये जो रूमिनेंट्स हैं, इनको रूमिनेंट इसलिए कहते हैं कि ये खाना खा के उसको रूमिनेट करते हैं, चबाते रहते हैं, मुंह हिलता रहता है। वो जो क्रूड फाइबर होता है, लेग्निन वगैरह, उसको वो कन्वर्ट करते हैं मक्खन में, दूध में, गोश्त में। ये आपको जानवरों की कितनी मेहरबानी है। तो और जानवरों की डॉक्टरी के मतलब मैं आपको बता रहा था कि बंदों की डॉक्टरी आसान है, जानवरों की डॉक्टरी मुश्किल है। जानवर नहीं बता सकता कि मुझे क्या है, मेरे गोडे में दर्द जिगर हो गया, कभी इधर हो गया, कभी इधर हो गया, ये तो बताएगा आदमी। जानवर को हम देख के उसके पोस्चर से, द वे एनिमल इज स्टैंडिंग, उससे अंदाजा लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बीमारी है, वो जानवर घास के साथ कई दफा पिन खा लेता है, सुई निकल जाता है, सुई होती वो फंस जाती है उसके जाके, वो सुई पिंच करती रहती है उसके मैदे में से, र्यूमन उसको कहते हैं, बहुत बड़ा उसका मैदा होता है, काफी खाता है वो थोक के हिसाब से। तो वो पिन जो है वो चुभती रहती है ग़िलाफ़े दिल को, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। तो वो उस बीमारी को कहते हैं ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस। तो जानवर को जिसको वो बीमारी हो, वो आगे की तरफ झुक के यूं करके खड़ा हो जाता है टू रिलीव द पेन फ्रॉम दैट पिन। पिन से उसको जो दर्द हो रही है उसको कम करने, वो आगे झुक जाता है ताकि पिन ना चुभे। तो मैं अपने एक मरहूम प्रिंसिपल थे हमारे कॉलेज के, डॉक्टर तुफैल, उनके साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा था, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। तो वो कोई केस देखने जा रहे थे, उन्होंने दूर से देखा, जिस तरह आपका टीवी का गेट है, तो कहा ओ सागा लुक एट द पेरिकार्डाइटिस। तो जानवर की दूर से बीमारी देख के हम पहचान लेते हैं इसको क्या है। घोड़ा अगर जमीन पे ऐसे ऐसे कर रहा है, लेटियां ले रहा है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं इसको कॉलिक है, पेन है। तो इस तरह जानवर की डॉक्टरी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको वैसे पहचान। ये बताइए कि आपने भी ऐसी बात करते करते जिक्र किया तो मेरी जहन में बात फंस गई कि मैं बोलता ज़्यादा हूँ। जी, मैं बोलता इसलिए हूँ, पहले मैं जब आप जानते भी हैं तो फिर भी बोलते हैं। हाँ, वो ये है कि गुज़श्ता 10 साल से मैं आपको क्या बताऊं, एक बात मेरे बड़ी काबिल फ़ख्र भी है, लेकिन साथ दिल भी टूटा हुआ है। मेरा सबसे बड़ा बेटा, मेरे माशाल्लाह 3 बेटे 3 बेटियां, जैसे केमिस्ट्री में इक्वेशन होती है ना, इस तरफ हाइड्रोजन आइटम इतने, इस तरफ हाइड्रोजन, वो पूरी, मैं बड़ा खुदा का शुक्र अदा करता था। लेकिन मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, बंदा जोड़े पली पली राम लुढ़ाए कुप्पा। मेरे मौला को यही मंजूर था कि वो मुझे ऐसी आजमाए, मैं आजमाइश में पूरा उतरा हूँ। 10 साल हो गए हैं। बच्चे को, हमारे जवान बेटा शहीद हो गया, ये मेरे बेटे का नाम था रागिब हुसैन सागा, और फ्लाइट हाउ हैंडसम ही वाज, 21। ये बेस्ट पायलट ट्रॉफी के लिए मुकाबला कर रहा था, बेस्ट पायलट ट्रॉफी, क्योंकि ये फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अपनी
स्क्वाड्रन में फर्स्ट आया था। तो जो 2 स्क्वाड्रन थी जिनमें दोनों लड़के जो फर्स्ट आए थे उनका दोबारा उन्होंने मुकाबला किया। इट हैपेंड ऑन द 17th of November 1991। ये हमारे दिल पे ये डेट लिखी हुई है। मैं कहीं परफॉर्म ही कर रहा था, वहाँ मैं कह रहा था कि देखें डांस की वजह से मेरा कोई नहीं बिगड़ा, मैं खुश हूँ, बड़ा बच्चे लायक हैं। मेरी बड़ी बेटी ने 4 मेडल लिए हैं मेडिकल कॉलेज में, उसमें कम्युनिटी मेडिसिन में, पैथोलॉजी में, ऑप्थेल्मोलॉजी में, एंड शी टॉप्ड इन द 3rd प्रोफेशन। फातिमा जना, मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा होता था, इसने मेरा सर फ़ख्र से तो ऊंचा है। तो ये उस वक्त मैं कह रहा था कि मेरा बेटा पास आउट हो रहा होगा इस वक्त काकू उसमें रिसालपुर एकेडमी में, इस वक्त वो कंपटीशन में है। तो फिर उन्होंने पासिंग आउट परेड कुछ दिन के लिए पोस्टपोन की एंड ही गेव हिज लाइफ फॉर द नेशन। पाकिस्तान की इमारत में, इसके किले में, इसकी बुनियादों में मेरे बच्चे का लहू शामिल है। इस बात पर मुझे बड़ा फ़ख्र है। तो इसलिए मैं जब कोई बात करता हूँ तो मैं उसकी इतनी डिटेल में चला जाता हूँ इस गम को भूलने के लिए। मैं इसको उसी वक्त बोलता हूँ जब मैं मसरूफ़ होता हूँ, बाकी वक्त तो हॉन्ट करती रहती है ना। ऐसी बात तो आप कभी भूल ही नहीं सकते अपने बच्चे को। इसकी मैंने इतनी खिदमत की। मेरी बीवी ने रोटियां पकाती थी तो मैं इसके मुंह में डालता था लुक में। मुझे 6 साल हो गए हैं कोशिश करते हुए। काश हमारे वज़ीर बल्तियात और हमारे नाज़म जो ज़िली हैं आमिर महमूद सुन रहे हो या उनको कोई मेरा पैगाम पहुँचाए। मैं जहाँ रहता हूँ उस गली का नाम है अर्जन स्ट्रीट। हम पाकिस्तान में नाम ये चेंज करके पुराने नाम अंग्रेज़ों के और हिंदुओं के बदल रहे हैं। माल रोड का नाम चेंज कर दिया, कैंट में हज़ारों सैकड़ों हैं। तो मैं चाहता था कि हमारी जो गली है अर्जन स्ट्रीट, उसका नाम इन्होंने कभी न कभी बदलना ही है। वो मेरे बच्चे की शहादत को मद्देनज़र रखते हुए इसके नाम पे राघव सागा शहीद स्ट्रीट रख दें। मैंने लिख के भी दिया हुआ है, बड़ी दफ़ा गए हैं, वो मुझे टाल देते हैं और मेरे जूतियाँ घिस गई वहाँ आते जाते। तो ये बड़ा मेरे लिए क्या कौम के लिए बाइस फ़ख्र बात होगी। हम लोगों को भी कहेंगे कि आप एयरफोर्स में जाएं, पाकिस्तान की खिदमत करें, बहादुर बने। मेरे बच्चे को देखते हुए हमारे गली के अगर नुक्कड़ पे अगर ये लग जाए राघव सागा स्ट्रीट तो मैं बड़ा आपका ममनून होऊंगा टेलीविजन के थ्रू, क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं है कॉर्पोरेशन का। ज़ाहिर है वो तो। सागर साहब ये बताएं कि अब ज़ाहिर है आपने बताया कि 60 से ऊपर आपकी उम्र है, तो रिटायरमेंट एक तरफ से तो मिल गई और दूसरी तरफ से मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। मेरी चंद और किताबें किताबें हैं। एक मैं लिख रहा हूँ कथक पे। कथक इज़ द ओनली क्लासिकल डांस फॉर पाकिस्तान एंड नॉट भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी एंड मणिपुरी एंड कथकली जो हमारे लोग गलत कह देते हैं। कथक पे मुगलों का बहुत छाप है। मैं काफ़ी अरसा से लिख रहा हूँ। ये मेरा पहला आर्टिकल 1964 में कंदील में छपा। ये मैंने उर्दू में लिखा, पंजाबी में भी आर्टिकल लिखता हूँ, डॉन में अंग्रेज़ी में लिखता हूँ। तो मेरा लिखते रहने का इरादा है जब तक हाथ में कलम चलता है, जब तक मैं यूं नहीं करता, पॉलिसी ना हो जाए अल्लाह करे। अच्छा, आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी बहुत देर इंतजार के बाद मिला, लेकिन एक और मेरा जो कारनामा है जो काबिल फ़ख्र बात है मज़ीद वो है कि मैं पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान का पहला नेशनल पपेट थिएटर मैंने बुनियाद रखी नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के झंडे तले। मैं इसमें लेके डिप्लोमा सबसे पहला थिएटर मैंने बनाया। मेरे बाद कैसर साहब आए जिनको प्राइड परफॉर्मेंस पपेटरी में मिल चुका है। ही स्टार्टेड इन 77, आई स्टार्टेड इन 1975। सबसे पहले टीवी पे जो कठपुतली का तमाशा पेश हुआ वो मेरे स्टूडेंट ने फोक डांसेस किए। उसके बाद फिर पीरज़ादा साहब आए हैं 1978 में, लेकिन मैंने 75 में कठपुतली थिएटर बना दिया है और उसकी वजह से मेरे डायरेक्टर जनरल से मेरी तूतमैमा हुई कि मैं चाहता था कि पपेट थिएटर बन जाए, लोगों को तनख्वाहें मिलनी शुरू हो जाएं, काम करें जिनको हमने ट्रेनिंग दी है। तो जनाब खालिद सर बट सकते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं फिर अपना 3 साल का पीरियड जो था लीव विदाउट पे फ्रॉम वेटरनरी कॉलेज टू PNC वो छोड़ के वापस आ गया और मुझे सारी उम्र 3 कंसेक्यूटिव इंक्रीमेंट्स मेरी मारी गई। मेरा कितना नुकसान हुआ नेवर माइंड, को अल्लाह देता है। तो मुझे पपेटरी की खिदमत के सिलसिले में भी मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिलना चाहिए। थोड़ा सा वक्त आएगा जब शायद रक़्स से भी फारिग होना पड़े, तो फिर उसके बाद वक्त कैसे गुजरेगा? बहरहाल मैं अगर जब तक आदमी मरता नहीं कोई ना कोई बंदा करता रहता है तो मैं पढ़ता रहता हूँ।